राधे राधे स्टूडेंट्स, मेरा नाम है कृष्ण नायक और आप सभी का स्वागत है दिल्ली एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज हम 30 कदम सीरीज के अंतर्गत इंडियन इकोनॉमी का टॉपिक देखने वाले हैं, पॉवर्टी। पॉवर्टी मतलब गरीबी। अब जो गरीबी होती है, ठीक है, इसको हम लोग ना अलग अलग कैटेगरी में डिस्क्राइब करते हैं और जो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं उनके अकॉर्डिंग भी परिभाषाएं अलग अलग है। जैसे एक होता है सापेक्ष गरीबी और एक होता है निरपेक्ष गरीबी। सापेक्ष और निरपेक्ष तो हम लोग उसको पहले समझ लेते हैं। एक होता है सापेक्ष, ठीक है। सापेक्ष मतलब जब हम लोग यहाँ पर किसी से कंपैरिजन करते हैं तब फिर उसको बोलते हैं सापेक्ष। जैसे किसी कंट्री के साथ अगर हम लोग कंपेयर किए कि साउथ कोरिया के कंपैरिजन में इतना इंडिया कितना गरीब है या फिर कितना अमीर है, ऐसे करके, तो वो हम लोग कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे तो वहां पर आ जाएगा हमारे पास सापेक्ष गरीबी। और अगर हम लोग इंडिविजुअली देखते हैं कि कोई पर्सन क्या उसमें सच में मतलब वो सच में गरीब है वास्तविक में व्यक्तिगत रूप से, तो उसको हम लोग अलग से कैटेगरी बनाते हैं निरपेक्ष गरीबी की कैटेगरी में। तो यहाँ पर हम लोग हेड काउंट मेथड भी यूज करते हैं और भी अलग अलग हमारे पास मेथड्स हैं पॉवर्टी के कैलकुलेशन के लिए। अब देखिए, अब मैं कुछ बातों को आपको पहले क्लियर बता दे रहा हूँ कि इस वीडियो में क्या क्या करने वाले हैं। देखिए, कुछ हमारे पास कुछ बेसिक क्वेश्चंस रहते हैं जो हमारे कमिटीज के बेस पे अलग अलग कमिटीज का अलग अलग हमारे पास क्वेश्चन बनता है। एक तो ये रहता है, दूसरा आता है हमारे पास डेटाबेस, और तीसरा आता है हमारे पास मॉडरेट या फिर बोला जाए डायनेमिक क्वेश्चन जो रहते हैं, जिसमें स्टैटिक क्वेश्चन भी रहता है और करंट का भी कुछ डेटा रहता है। तो हम लोग का फोकस रहेगा उसी पे, डायनेमिक क्वेश्चंस पे हम लोग फोकस करेंगे। और कुछ बहुत बेसिक क्वेश्चंस है, उन सबको यहाँ पर इस बार वाले वीडियो में हम लोग काउंट नहीं कर रहे हैं। अगर किसी को लगे कि ये पॉवर्टी के क्वेश्चंस यहाँ पर जो हम लोग करने वाले हैं वो कुछ कम है, उसमें कुछ कमी महसूस हो रही है कि यहाँ पर कुछ और भी ये सारे क्वेश्चंस हो सकते थे ऐसे करके, तो आप जो हमारा 30 कदम 1.0 है, एक बार उसमें जाके आप पॉवर्टी के सेक्शन को आप वहां पर सॉल्व करके देखिए। क्योंकि जो एकदम बेसिक क्वेश्चंस हैं, एकदम फंडामेंटल क्वेश्चंस हैं, उनसे हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ पर हम लोग कुछ डायनेमिक करने का कोशिश करेंगे। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू दी लेटेस्ट वर्ल्ड बैंक डेटा 2022-23, इंडियाज एक्सट्रीम पॉवर्टी रेट इज अप्रोक्सीमेटली, मतलब हम लोग को बताना है कि जो हमारा वर्ल्ड बैंक जो है, जो हमारा एक्सट्रीम पॉवर्टी के लिए अलग से वो कैटेगरी बना के रखा हुआ है। एक नॉर्मल गरीबी होता है और एक एक्सट्रीम गरीबी होता है, चरम गरीबी बोला जाता है इसको। तो इसका जो रेट बताया है इंडिया के लिए वो कितना है ऐसे करके, तो भाई वो बताया है हमारा 5.3%। 5.3%। अब ये किस बेस पे है, क्वेश्चन ये भी बनता है किस आधार को बनाया है। तो फिर जो $3 पर डे का जिसका एक्सपेंडिचर रहेगा, कोई पर्सन अगर इतना कंज्यूम कर सकता है या फिर इतना व्यय कर सकता है तो वो गरीब नहीं है। और अगर कोई इतना भी खर्च नहीं कर पा रहा है तो वो गरीब के कैटेगरी में आएगा। इस बेस पे जो हमारा डेटा निकल के आया है वो है 5.3%। अब अगर मान लो इससे पहले जो हम लोग यूज करते थे ना, जो बेस, ये क्या है हमारे पास $3 पर डे, ये हमारा एक बेस है। अगर हम लोग बेस को चेंज कर देते हैं, जो पुराना बेस रेट है उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग चले 2 पॉइंट समथिंग रहता है, उसके बेस पे जो हमारा ये वाला डेटा है उसके अकॉर्डिंग हमारे यहाँ गरीबी थी 2.3%, ठीक है, 2022-23। अब बात ये भी आती है कि हम लोग 2025 में चल रहे हैं और 22-23 का डेटा क्यों देख रहे हैं, क्योंकि ये वही लेटेस्ट डेटा अवेलेबल है जो हमारे पास अवेलेबल है और इसी से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक चीज और समझ लेते हैं। जब हम लोग बात करते हैं कि अभी 22-23 में इतना बता रहा है, तो इससे पहले जब हुआ रहा हो तो उससे पहले का कब डेटा है हमारे पास, इसके पुराना जो डेटा है इसके पहले का, सोचो 22-23 के पहले का जो हमारे पास डेटा है वो 2011-12 का है। इसमें कितना बोला गया था, तो उसका डेटा है 27.1% जो पार्ट है ना, ये पूरे के पूरे गरीबी रेखा के अंतर्गत आते थे 2011-12 के अकॉर्डिंग। लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग 5.3। और यहीं पर एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, अगर यहीं पर हम लोग जो पुराना बेस को मान ले, अभी का बेस क्या है $3 पर डे, पुराना बेस के अकॉर्डिंग अगर माने तो हमारा जो गरीबी है वो कितना शो होगा, 2.3% शो होगा। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखिए। अब किसी को लग रहा होगा कि ये बहुत ज्यादा फैक्ट पे बात कर रहे हैं कि सर एकदम ज्यादा डेटा पे बात कर रहे हैं, तो क्वेश्चन यही आएगा भाई। अब वो दिन गए, ठीक है, जब एकदम इजी क्वेश्चंस आते थे, अब वो दिन गए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, $2.15 पर डे 2017 ट्रिपल पी
के पुराने गरीबी बेंचमार्क का इस्तेमाल करते हुए भारत में बहुत ज्यादा गरीबी मतलब एक्सट्रीम पॉवर्टी 2011-12 में 16.2% से घटकर कितनी परसेंट हो गई। ठीक, जो मैं अभी बात कर रहा था 2 पॉइंट जो हम लोग का अभी कितना है, अभी हम लोग लेटेस्ट क्या यूज करते हैं, $3 पर डे हम लोग अभी यूज करते हैं। पहले क्या था 2.15% था। उसके अकॉर्डिंग 2022-23 में कितना रहेगा, अब भी बताया था 2.3%। ठीक, ध्यान रखेंगे 2.15 डॉलर पर डे के अकॉर्डिंग 2.3%, और अगर हम लोग को लेटेस्ट $3 पर डे के अकॉर्डिंग अगर पूछा जाए तो 5.3%। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2025 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में इंटरनेशनल ठीक है गरीबी रेखा $3 पर डे ठीक है के नीचे रहने पर लोगों की संख्या कितनी है, कितनी संख्या है ऐसा पूछ रहे हैं। तो वही हमारे पास ऑप्शन अलग अलग बहुत सारे दिए हुए हैं। तो हमारे पास 75 मिलियन पीपल्स ठीक है, जो 75 मिलियन लोग जो हैं, मतलब अगर हम लोग ऐसे काउंट करें तो 7,50,00,000 ठीक है, 7,50,00,000 लोग जो हैं वो ऐसे हैं जो एक्सट्रीम पॉवर्टी में जी रहे हैं अभी भी $3 पर डे के अकॉर्डिंग। अगला क्वेश्चन, ध्यान रखने की बात यही है कि किस टाइप से किस बेस पे पूछा जा रहा है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसी कारण थोड़ा थोड़ा समय आंसर हम लोग का चेंज हो जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, भारत में न्यूनतम दैनिक कैलोरी खपत की जरूरतों ठीक है ग्रामीण इलाकों के लिए 2400। देखिए क्या होता है हमारे यहाँ ना गरीबी का आकलन ना अलग अलग आधार पे किया जाना स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या माने कि हम लोग कितना कमाते हैं, जितना कमाते हैं उसके बेस पे हम लोग डिसाइड करते हैं कि कौन अमीर है कौन गरीब है। उसके बाद फिर हम लोग डिसाइड किए कि हम लोग कितना खर्च कर सकते हैं, खर्च करने की कैपेसिटी एक्सपेंडिचर कैपेसिटी के बेस पे फिर हम लोग क्लासिफाई करना स्टार्ट किए। फिर हम लोग क्या हुआ हमारे यहाँ ना वाई के अलग समिति का गठन हुआ। वो समिति क्या बोलती है, वो पहली बार ठीक है इम्प्लीमेंट करने के लिए अलग हमारे पास कमेटी हो जाएगी, लेकिन पहली बार ये कमेटी ऐसा बोलती है कि भाई हम लोग सिर्फ कितना खर्च कर सकते हैं उसके बेस पे ना जाए, हम लोग कितना हम लोग को कैलोरी, हम लोग को खाना इंपॉर्टेंट है ठीक है, हमारे पास आईफोन होना जरूरी नहीं है, हमारे पास मर्सिडीज होना जरूरी नहीं है, हम लोग को सबसे इंपॉर्टेंट जो बेसिक नीड्स की चीजें पूरी हो सकती है तब हम लोग ठीक है। हम लोग को हर किसी को बड़े गाड़ी की जरूरत नहीं होती, हर किसी को बड़े मोबाइल की जरूरत नहीं होती, बेसिक चीजें कंप्लीट हो जानी चाहिए। तो बेसिक फुलफिलमेंट के लिए के आधार पर अगर हम लोग देखते हैं तो वो लोग डिसाइड किए कि ग्रामीण क्षेत्र में ना 2400 किलो कैलोरी अगर कोई कंज्यूम कर रहा है पर डे, और अगर हम लोग का 2100 किलो कैलोरी अगर कोई शहरी क्षेत्र का कोई व्यक्ति कंज्यूम कर रहा है पर डे तो वो गरीब नहीं होगा, ये डिसाइड किया जाएगा। ऐसे करके ये लोग सेट करते हैं, नया पैरामीटर सेट करते हैं। तो ये इस बात को कौन परिभाषित किया था, कौन सा कमेटी पहली बार बोला था, तो वाई के अलग कमेटी 1979, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन 2022-23 में वर्ल्ड बैंक ठीक है $3 days पर $3 पर डे द्वारा इस्तेमाल की गई इंटरनेशनल गरीबी रेखा सीमा के तहत अनुमानित गरीबी दर थी। इसको हम लोग अब भी देखें ठीक है। अच्छा रुकिए 22-23 का पूछ रहे हैं अनुमानित गरीबी, ठीक 5.3%। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, किस विशेषज्ञ समूह ने कैलोरी आधारित गरीबी अनुमान मॉडल से दूर जाने की सिफारिश की और पहली बार स्वास्थ्य और शिक्षा पर निजी खर्च को शामिल करते हुए गरीबी रेखा का प्रस्ताव दिया। मतलब कैलोरी के आधार पे नहीं जाएंगे, अब हम लोग देखेंगे खर्च के आधार पे। जैसे अभी डिस्क्रिप्शन दिया था मैं, पहले हम लोग आय के आधार पे देखे, उसके बाद खर्च हम लोग का जो कितना कंज्यूम कर सकते हैं उसके आधार पे हम लोग सेट करने की कोशिश किए, उसके बाद हम लोग देख रहे हैं खर्च कौन कितना खर्च कर सकता है उसके बेस पे। तो हमारे पास कौन कौन सा कमेटी है, लकड़वाला कमेटी, सी रंगराजन कमेटी, वाई के अलग कमेटी और हमारे पास सुरेश तेंदुलकर कमेटी। ये हमारे पास 4 कमेटी है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सुरेश तेंदुलकर समिति या फिर कमेटी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, लकड़वाला कमेटी ने राज्य विशिष्ट गरीबी रेखाओं को अपडेट करने के लिए किन मूल्य सूचकांकों का के उपयोग की सिफारिश की थी। ठीक है, द लकड़वाला कमेटी 1993 है। भाई देखो इसमें ना कमेटी भी इंपॉर्टेंट है, कमेटी का ईयर भी इंपॉर्टेंट है और उनका मेन रेकमेंडेशन क्या था वो भी इंपॉर्टेंट है। तो recommended using which price indices
to update status state specific poverty lines. State specific poverty line, ध्यान रखेंगे स्टेट स्पेसिफिक पॉवर्टी लाइन के बारे में बोला है। तो क्या क्या है हमारे पास, ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए थोक मूल्य सूचकांक WPI, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI AL, ठीक है, एग्रीकल्चरल लेबर के बारे में यहाँ पर AL यहाँ पर वर्ड यूज किया जाता है, और शहरी क्षेत्रों के लिए औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक WI मतलब इंडस्ट्रियल वर्कर, IW मतलब हमारा इंडस्ट्रियल वर्कर, ठीक है, CPI मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, WPI मतलब होलसेल प्राइस इंडेक्स, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, सभी क्षेत्रों के लिए संयुक्त उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI, सभी क्षेत्रों के लिए उत्पादक मूल्य सूचकांक CPI। तो वही ध्यान रखे रहेंगे, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट होगा। CPI AL और CPI IW के बारे में लकड़वाड़ा कमेटी रेकमेंड करी है। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, 2014 में सी रंगराजन समिति ने एक रिपोर्ट सौंपी, इसमें 2011-12 के लिए गरीबी कितना ये लोग एस्टिमेट किए थे, 21.9% की तुलना में काफी ज्यादा 29.5% बताई गई थी, ठीक है। मतलब पहले क्या था, 2011-12 के लिए अगर पूछा जाए तो कितना बताया गया था, 21.9%, 2014 के लिए कितना बताया गया, 29.5%। ये भी अलग अलग डेटा है भाई, ऐसा जो क्वेश्चंस है ना उसको ऐसे डिजाइन किया गया है ताकि आप लोग मतलब अपनी तैयारी को बहुत ज्यादा बेहतर बना सकें, ठीक है। बताई गई थी रंगराजन की मेथोडोलॉजी की मुख्य सिफारिश क्या थी, क्या चीज का सिफारिश कर रहे थे। अब हमारे पास ऑप्शन क्या दिए, खपत के लिए यूनिफॉर्म रिकॉल पीरियड URP का उपयोग, दूसरा बोल रहा है खपत अनुमान के लिए मॉडिफाइड मिक्स्ड रिकॉल पीरियड डेटा का प्रयोग, गरीबी रेखा की गणना में सभी गैर खाद्य खर्चों को खारिज करना, और चौथा बोल रहा है खपत खर्च के बजाय केवल आय स्तरों का उपयोग करना। तो भाई इसमें हमारा आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, MMRP मॉडिफाइड मिक्स्ड रिकॉल पीरियड का डेटा के बारे में यहाँ पर हम लोग पहली बार बात किए, ठीक है। इससे पहले इस बारे में बात नहीं चल रही थी, मतलब हमारे पास कॉन्सेप्ट था लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने के बारे में कभी ऐसी चर्चा नहीं हुई थी कि हम लोग यहाँ इस लेवल पे हम लोग जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हाल के कुछ एनालिसिस के अनुसार अगर बहुत ज्यादा गरीबी एक्सट्रीम पॉवर्टी है कम भी हो जाए तो इनमें से कौन सी एक बड़ी चुनौती है, हमारे भारत के कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहे हैं। अगर हम लोग एक्सट्रीम पॉवर्टी को अगर हम लोग खत्म कर दें तो उसके बाद भी हमारे पास कौन सा बड़ा प्रॉब्लम दिखाई देगा, ऐसा पूछ रहे हैं। तो पूरी तरह गरीबी असमानता को खत्म करती है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी जो है एंड्स इनइक्वालिटी, ये तो गलत है, हमारे पास ऐसा कुछ बात होता नहीं है। इनकम इनइक्वालिटी में परसिस्ट डिस्पाइट रिडक्शन इन हेड काउंट पॉवर्टी, गरीबी में कमी के बावजूद इनकम में असमानता बनी रह सकती है। तो सही बात है, क्योंकि हम लोग ये बोल सकते हैं कि हम लोग गरीब नहीं है, अगर बहुत सारे रिपोर्ट्स आया, डेटा आया, उसके फिर अकॉर्डिंग फिर गवर्नमेंट बोलेगी कि हम लोग यहाँ पर से हर टाइप की पॉवर्टी से बाहर आ चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी देखा जाए अंबानी अडानी से हम लोग का जो क्या बोलते हैं वेल्थ है, वेल्थ के बेस पे अगर देखा जाए तो हम लोग कम ही रहेंगे, तो असमानता तो बनी रहेगी, ये बात तो सही है। तो यही हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला, वर्ल्ड बैंक अब भारत समेत कई लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज के लिए इंटरनेशनल गरीबी रेखा, ठीक है, हमारे पास क्या होता है इंटरनेशनल जो इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन जो है, ठीक है, सेट किया हुआ है। तो हर दिन का कितना सेट किया हुआ है, तो भाई 2021 में हम लोग इस बात को डिसाइड किए, वो लोग डिसाइड किए कि $3 पर डे का ये लोग सेट किए हुए हैं। इससे पहले का अगर प्रीवियस वाला पूछ दिया जाए तो क्या हो जाएगा 2.215। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है भाई, बहुत टाइम से पूछा नहीं गया है कि बेस क्या है, गरीबी, ठीक है हम लोग गरीब मानते हैं, तो हमारे यहाँ गरीबी की अलग परिभाषा है। इंटरनेशनल लेवल पे जो इंटरनेशनल फोरम्स है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है, वो किस बेस पे तुलना करते हैं कि इंडिया या फिर कोई भी कंट्री गरीब है या नहीं है, तो उसका आधार यही है। $3 पर डे अगर कोई कमा रहा है तो वो गरीब नहीं है, और अगर वो उससे ज्यादा अगर वो खर्च कर सकता है तो वहां पर बात अलग होगी, लेकिन अगर उससे कम खर्च कर पा रहा है तो वहां पर वो गरीबी रेखा के अंडर हो जाएगा, गरीब हो जाएगा वो। और उससे पुराना अगर मुझे 2017 में $2.15 पर डे के बारे में बात है भैया। अगला क्वेश्चन,
भारत में गरीबी में कमी 2011-12 से 22-23 में हम लोग को इन बातों पे गौर करना है, ठीक है। ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों में बहुत ज्यादा गरीबी में काफी कमी आई है। बहुत ज्यादा, ये सॉरी यहाँ पर ना बहुत ज्यादा हो गया है। एक्सट्रीम, ये एक्चुअल में क्या बात कर रहा है, एक्सट्रीम पॉवर्टी में, एक्सट्रीम पॉवर्टी ड्रॉप्ड significantly both in rural and urban areas. Number of poor decreases in absolute terms. पूरी तरह से कमी आ गई है बोल रहे, फिर से वही बात आ गई। 99% इसमें गलत क्या हो जाती है, ये गलत हो जाता है। जो यहाँ पर एक्सट्रीमिस्ट बात हो जाती है तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तीसरा बोल रहा ग्रामीण शहरी गरीबी का अंतर बढ़ा है, बिल्कुल सही बात है। इस बात को भी ध्यान रखेंगे, इसको अलग से स्टेटमेंट कहीं और भी पूछे तो भी ध्यान रखेंगे कि ग्रामीण और शहरी गरीबी में जो अंतराल है वो बढ़ता गया है। तो पहला और तीसरा सही है, हमारा दूसरा गलत है। पहला और तीसरा ऑप्शन नंबर बी, ओनली 1 and 3। इसको ऐसे भी निकाल सकते थे, हम लोग को पता है कि ऑप्शन नंबर 2 गलत है, स्टेटमेंट नंबर 2 गलत है, तो स्टेटमेंट नंबर 2 जिसमें गलत है वो यही वाला बस है। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। हाल के सालों में गरीबी कम करने में इनमें से किस दखल या वजह का शायद योगदान रहा? गरीब सब्सिडी वाला खाना ट्रांसफर और वेलफेयर स्कीम, ये बिल्कुल सही बात है। गरीबी, गांव की गरीबी को नजरअंदाज करना, गरीबी को नजरअंदाज करने से कम कैसे होगा, ये गलत हो जाएगा। तीसरा क्या बोल रहे, सिर्फ इंटरनेशनल मदद, सिर्फ ओनली हो गया, ओनली वाली बात आ गई, गलत हो जाएगा। रिडक्शन इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, रोजगार के मौकों में कमी से गरीबी कैसे कम होगा, बल्कि ये तो एक गरीबी दुष्चक्र है। अगर कोई गरीब है, ठीक है, अगर कोई गरीब है तो उसके पास भोजन की कमी हो जाएगी। भोजन की कमी मतलब भोजन की कमी है और उसको प्रॉपर जो हेल्थ केयर है, हेल्थ केयर से वो दूर हो जाएगा। अगर हेल्थ केयर से अगर वो कमी आ गई उसमें, तो वो अल्टीमेटली वहां पर फिर वो आपराधिक गतिविधियों में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। और अगर हम लोग रोजगार में अगर देखते हैं, अगर कोई बेरोजगार है मतलब कुछ टाइम तक अगर उसके पास पैसा रहेगा वो कंज्यूम कर पाएगा चीजों को, उसके बाद में फिर वो गरीब हो जाएगा, उसको मांगना पड़ जाएगा। तो ये गरीबी का एक दुष्चक्र है जिसमें, तो हमारा ये तीनों ही स्टेटमेंट गलत हो जाता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा तरीका या इंडेक्स सिर्फ इनकम की कमी को नहीं बल्कि इनकम के अलावा दूसरी चीजों, एजुकेशन, हेल्थ, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को भी शो करते हैं? तो हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है, वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन बाय वर्ल्ड बैंक, हेड काउंट रेशियो, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स और जीडीपी पर कैपिटा। तो भाई हमारा आंसर हो जाएगा मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, क्योंकि ये ना केवल गरीबी को मेजर करता है बल्कि उसके अलावा और कौन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं उन सारी चीजों को भी देखते हैं। क्योंकि सिर्फ गरीबी नहीं कम करना है बल्कि गरीबी की मानसिकता को भी दूर करनी है। एक और प्रकार की गरीबी बहुत ज्यादा चर्चित, मानसिक गरीबी, लोग बहुत ज्यादा एजुकेटेड नहीं है, ऐसे लोग भी ज्ञान देने आ जाते हैं, तो इस प्रकार की गरीबी को बोलते हैं मानसिक गरीबी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन 14, अगर किसी देश में गरीबी बहुत कम है लेकिन इनकम में असमानता ज्यादा है, तो इसका मतलब है इनकम जो हम लोग का अलग अलग है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है, तो एब्सोल्यूट इक्वालिटी ये गलत है। पॉवर्टी इरेडिकेटेड एंड नो इनइक्वालिटी इश्यूज, असमानता की कोई समस्या नहीं है, तो गलत है, स्टेटमेंट ही गलत है। रिलेटिव डेप्रिवेशन एंड अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन रिमेन, तुलनात्मक कमी और असमान वितरण बना हुआ है। तुलनात्मक रूप से हम लोग कम, मतलब वहां पर गरीबी कम हुई है लेकिन असमानता अभी भी बनी हुई है, तो हमारा स्टेटमेंट नंबर सी जो है वो सही होगा। चौथा हमारे पास कल्याणकारी नीतियों की कोई भूमिका नहीं है, ये तो गलत बात है, ऐसा कुछ होता नहीं है। अगला, बहुत ज्यादा गरीबी में कमी से मल्टी डायमेंशनल गरीबी में भी कमी अपने आप आ जाती है, ठीक है। बहुत ज्यादा गरीबी में अगर हम लोग की कमी आए तो उससे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में भी कमी आएगी, तो बात तो सही है, ठीक है। बहुत ज्यादा यहाँ पर बोल रहे कि हमारे पास ये स्टेटमेंट जो है हमारा ट्रू होगा, सही स्टेटमेंट है। अगला है हमारे पास, भारत में गरीबी का अनुमान लगाने के लिए ग्लोबल, ठीक है, यहाँ पर ये थोड़ा सा इंग्लिश वाला टर्मोलॉजी है, पर डे इनकम लाइन, ठीक है, लाइक $, $3 पर डे, ऐसा वाला जो बात है उसके बेस पे बोल रहे हैं टू एस्टिमेट पॉवर्टी इन इंडिया। ये क्या चीज को बोल रहा है, इसमें किस बात की कमी है, जो हम लोग देखते हैं ना $3 पर डे वाला जो कॉन्सेप्ट है, उसमें क्या क्या चीज की हम लोग को कमी दिखाई देती है उसको पूछ रहे हैं। यह इलाके के रहने खाने के खर्च में अंतर को नजरअंदाज करता है,
उसके बाद फिर क्या बोल रहा है, यह सिर्फ पैसे की इनकम पर विचार नहीं करता, सर्विस तक पहुंच पर, सर्विस तक पहुंच पर नहीं, मतलब सिर्फ इनकम पे वो बेस, उसका बेस क्या है, इनकम है, वो सर्विस क्या रीच को वहां पर नहीं देख रहा है। तीसरा बोल रहा है, यह उन इलाकों में कमी को कम करके आंक सकता है जहां रहने खाने का खर्च ज्यादा है। और चौथा क्या बोल रहा है, मतलब उपरोक्त में से सत्य। तो भाई यहाँ पर हम लोग को ये बात तो बिल्कुल सही है, ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ये सारे ही पॉइंट्स हैं जो हम लोग को, क्योंकि हमारे इंडिया में ना डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, अलग अलग टाइप की डाइवर्सिटी है। तो यहाँ पर हम लोग को गरीबी में भी डाइवर्सिटी हम लोग को नजर आती है, ठीक है, अनेकता में एकता, फिर भी ठीक है, ऐसे नहीं बोलूंगा, ज्यादा गलत हो जाएगा, बुरा मान जाएंगे कुछ लोग। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, मान लीजिए गरीबी रेखा की सीमा बदल जाती है, तो जो पहले हुआ था 2.5 से क्या हो जाएगा 3 हुआ उस टाइम पे, तो तुरंत क्या असर हमें मतलब दिखाई देगा, तो मापा गया गरीबी दर बढ़ेगा, जो हम लोग का पॉवर्टी रेट जो है वो बढ़ जाएगा, ऐसा बोल रहे हैं। मतलब हम लोग कम से क्या कर दिए थे, हम लोग पहले कम था 2.5 था, उससे हम लोग 3 ले गए, तो हम लोग का जो गरीबी का दर जो पहले हम लोग एस्टिमेट लगाए थे अब उससे ज्यादा वो दिखाई देगा। दूसरा क्या बोल रहा है, घटेगा बोल रहे हैं। तीसरा बोल रहा है गरीबी वालों की संख्या वही रहेगी, ठीक है, ये बात तो सही है। और गरीबी की गहराई कम हो जाएगी, ये तो गलत है। तो जो गरीब लोग हैं वो तो उतना ही रहेगा, लेकिन ना जो हम लोग जो एस्टिमेट लगाए रहेंगे उसका जो रेट जो है ना वो बढ़ जाएगा। जैसे हम लोग अभी बात किए, पहले 2.3 शो कर रहा था 2011 के में, और उसके बाद में फिर कितना शो करने लग गया 5.3। तो वहां पर हम लोग को सीधा सीधा हमारे पास क्या होगा वाली बात ही नहीं है, तो हुआ हुआ वाली बात पहले हो चुका है हिस्ट्री। अगला है हमारे पास, इनमें से कौन सा कथन सिर्फ गरीबी रेखा से नीचे की इनकम से आगे बढ़कर गरीबी से ज्यादा सबके साथ सबको साथ लेकर चलने वाली समझ को दिखाता है, इनकम बेस, ठीक है। Which of the following statement reflects a more inclusive understanding of poverty beyond just income below poverty line? ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर स्टेटमेंट दिया हुआ है हमारे पास अलग अलग, साफ पानी, हेल्थ, सफाई, शिक्षा वगैरह में कमी। दूसरा बोल रहा है सिर्फ $1 रोज इनकम, जैसे जस्ट आ गया, मूल्य आ गया, गलत हो जाएगा। फिर क्या बोल रहे हैं, ओनली दोज विदाउट जॉब्स आर पुअर, ये भी गलत है हमारे पास। गरीबी सिर्फ सामाजिक जाति के आधार पर, ये भी गलत है। हमारा स्टेटमेंट नंबर ए जो है वो सही होगा, ठीक है। इसका क्वेश्चन का मीनिंग को समझिए, ये क्या बोल रहे हैं, अगर हम लोग क्या सिर्फ गरीबी को हम लोग गरीबी लाइन से हम लोग डिस्क्राइब करें, ये पे कोई और पैमाने हो सकते हैं, फिर और क्या क्या फैक्टर्स हैं जो इन्वॉल्व हैं, ये क्वेश्चन जो है उस बात को हाईलाइट कर रहा है। अगला क्वेश्चन है हमारा एब्सोल्यूट पॉवर्टी के बारे में, ठीक है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी और रिलेटिव पॉवर्टी। रिलेटिव पॉवर्टी क्या होता है, जो हम लोग सापेक्ष गरीबी जो हम लोग बात कर रहे थे ना, वही है रिलेटिव पॉवर्टी के बारे में। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट सही है बोल रहा है भाई, तो हमारे पास एब्सोल्यूट जो हमारे पास पॉवर्टी होता है गुजारे के स्तर के बारे में है, और रिलेटिव पॉवर्टी जो है डिस्ट्रीब्यूशन और असमानता पर निर्भर करती है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, रिलेटिव पॉवर्टी एब्सोल्यूट डेप्रिवेशन को मापती है, और उसके बाद फिर बोल रहा है एवरेज इनकम बढ़ने पर एब्सोल्यूट गरीबी बढ़ती है। एवरेज इनकम बढ़ेगा तो एब्सोल्यूट गरीबी भी बढ़ेगा, एब्सोल्यूट पॉवर्टी भी बढ़ेगा। और रिलेटिव पॉवर्टी और एब्सोल्यूट पॉवर्टी एक जैसी है, तो ये हमारा ये दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाता है। ये एब्सोल्यूट डेप्रिवेशन को मापता है, ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाता है। तो हमारा पहला ही स्टेटमेंट ही सही है कि जो एब्सोल्यूट पॉवर्टी है वो जो हम लोग का कितना हम लोग कंज्यूम कर सकते हैं उसके स्तर के बारे में, उसको लेवल बताता है। और रिलेटिव जो पॉवर्टी है वो डिस्ट्रीब्यूशन और जो हमारा इनइक्वालिटी है उसको शो करता है, उसको रिफ्लेक्ट करता है। अगला क्वेश्चन, 2025 में भारत में गरीबी दर में गिरावट के बावजूद इनमें से कौन सी चीज अभी भी एक बड़ी चुनौती बनी रहेगी? क्या क्या चीज है हमारे पास? गरीबी कम करने में क्षेत्रीय समानताएं, ये बात तो सही है। गरीबों में कई तरह की कमी, ये बात भी ठीक है। सिर्फ इनकम पर आधारित गरीबी हटाने के बजाय टिकाऊ रोजी रोटी पक्का करना, ये एक बड़ी समस्या बनी रहेगी। और तो और चौथा ऑप्शन क्या दे रहे हैं, उपरोक्त सभी। तो हमारा ये स्टेटमेंट ज्यादा सही, क्योंकि तीनों स्टेटमेंट राइट है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं,
इन बातों पर गौर करें। बहुत ज्यादा गरीबी या एक्सट्रीम पॉवर्टी वाले लोगों की गिनती खुशहाली मापने के लिए काफी है, काफी नहीं है भाई, ठीक है, सफिशिएंट नहीं है। दूसरा बोल रहे हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी कमी का एक बड़ा नजरिया देती है। ये बिल्कुल सही। मल्टी डायमेंशनल क्या होता है, अलग अलग आप अलग अलग एक्सपेक्ट में आप देख रहे हैं कि पॉवर्टी एक्चुअल में पॉवर्टी वहां पर है या नहीं है, तो यहाँ पे ये बहुत ब्रॉडर हमारा व्यू देता है। तो हमारा सेकंड स्टेटमेंट राइट है, तो उसके बेस पे हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है 2011-12 से 22-23 के डेटा के हिसाब से नीचे दी गई बातों में कौन सा सही है। शहरी इलाकों में बहुत ज्यादा गरीबी गांव की तुलना में एब्सोल्यूट परसेंटेज पॉइंट से ज्यादा तेजी से गिरी है। मतलब जो शहरों में गरीबी जो है ना, जो गांव में गरीबी से ज्यादा स्पीड से कम हुई है, ऐसा बोल रहा है। दूसरा बोल रहा है गांव में बहुत ज्यादा गरीबी में कोई बदलाव नहीं हुआ है, ये गलत स्टेटमेंट है। तीसरा बोल रहे हैं गांव और शहरों में बहुत ज्यादा गरीबी दोनों में बढ़ोतरी हुई है, ये भी गलत है। और 2022-23 के लिए गरीबी का डेटा अभी जारी नहीं किया गया है, ये तो गलत ही है भाई, अभी इतने देर से पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट होगा। अगला क्वेश्चन, अगर कोई पॉलिसी बनाने वाला सिर्फ नेशनल एवरेज गरीबी के आधार पर दावा करता है कि गरीबी खत्म हो गई है, तो यह गुमराह करने वाला क्यों हो सकता है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये समझ बनाने वाली क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए समर्पित करता हूँ, ठीक है। ये आप लोग अपना व्यू इसमें दीजिए कि आप लोग को क्या लगता है इसमें क्या सही होगा। आंसर मैं एक दिन बाद कमेंट करके जरूर बताऊंगा, क्योंकि ताकि आप लोग को आंसर भी पता रहे। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग एक बार अपने से पहले कोशिश करें कि इसका आंसर राइट आंसर क्या होगा, क्योंकि ये विव्ड बेस पे यहाँ पर क्वेश्चन चेंज हो सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इनमें से कौन सी वजह गरीबी के जाल में फंस सकती है भले ही इनकम पर आधारित गरीबी कम हो जाए, ठीक है। हम लोग का पॉवर्टी ट्रैप में फंस सकता है अगर हम लोग का इनकम बेस्ड पॉवर्टी अगर कम भी हम लोग को शो हो रहा है, तो भी कम शो हो रहा है मतलब गरीब कम हो रहे हैं, उसके बाद भी हम लोग गरीबी के जाल में फंस सकते हैं, ऐसा बोल रहे हैं। अब पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, शिक्षा और हेल्थ केयर तक पहुंच में कमी, बिल्कुल सही बात है। अगर शिक्षा और हेल्थ केयर में पहुंच अगर हम लोग का आसानी से नहीं होगा तो डेफिनेटली वहां पर भी हम लोग गरीबी में ही पहुंच जाएंगे। जमीन या संपत्ति का मालिकाना हक बराबर नहीं है तो भी हम लोग को ये प्रॉब्लम होगा, ठीक है। सामाजिक भेदभाव और ऊपर जाने की गुंजाइश में अगर कमी आ जाए तो भी हम लोग को ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। मतलब हमारा तीनों ही स्टेटमेंट राइट है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। Which international institutions poverty estimates are widely cited for India's global poverty comparisons, ठीक है। तो IMF नहीं देता भाई ऐसा कोई डेटा, UNDP डेवलपमेंट से रिलेटेड देते हैं लेकिन पॉवर्टी से रिलेटेड वहां पर नहीं देता, एशियन डेवलपमेंट बैंक में नहीं देता, कौन देता है हमारा वर्ल्ड बैंक देता है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वर्ल्ड बैंक। अगला, अगर ग्लोबल गरीबी रेखा, ठीक है, ग्लोबल पॉवर्टी लाइन 5% तक कम हो जाती है लेकिन नेशनल सर्वे ज्यादा अभाव दिखाते हैं, तो इसका मतलब क्या है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ग्लोबल लेवल पे हम लोग को पूरा दिखाई दे रहा है कि हम लोग वहां पर जो गरीबी है वो कमी आई, लेकिन नेशनल लेवल पे देख रहे हैं हम लोग को तो वहां पर हम लोग को गरीबी कम होती हुई ऐसा दिखाई नहीं देती। तब इसका क्या मतलब क्या है, ऐसा पूछ रहे हैं। तो ग्लोबल गरीबी रेखा काफी कम रेखा काफी है। दूसरा बोल रहा है भारत के लिए ज्यादा बड़े पैमाने पर गरीबी मापन की जरूरत है, ठीक है। तीसरा बोल रहा है गरीबी का अंदाजा लगाने के लिए इनकम ही एकमात्र चीज है, ये गलत है भाई, ये का अकेला मात्र नहीं है। गरीबी अपने आप खत्म हो गई है, ये भी गलत है। और ग्लोबल गरीबी काफी है, पॉवर्टी लाइन काफी है, ये भी गलत है। अब ये स्टेटमेंट क्यों सही है, मैं इस चीज का एक्सप्लेनेशन देता हूँ। क्या होता है, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन ऐसी है जो इंडिया के अगेंस्ट बात करने के लिए प्रोपेगेंडा भी चलाती है और वहां पर उनका ऑब्जेक्टिव भी इंडिया को मतलब डिक्लाइन ही शो करना है। अगर ऐसा कोई सोच के बना रहा है वीडियो या फिर कोई वहां पर ऐसा कोई हमारे पास कोई कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है, कोई रिसर्च ऐसा कर रहा है जिसमें इंडिया का डिक्लाइन दिखाए, तो उससे इंडिया का तो नुकसान है, लेकिन वो लोग को फायदा हो जाता है, इससे बहुत तरीके से फायदा होता है। तो वो लोग क्या करते हैं, छोटे पैमाने पे डेटा कलेक्ट करते हैं और उस बेस पे वो लोग बोलते हैं कि हाँ इंडिया इतना गरीब है या फिर इंडिया में इस तरह की प्रॉब्लम्स है। तो हम लोग को उसके लिए क्या करने की जरूरत है कि हम लोग जो सर्वे है वो बहुत बड़े लेवल पे करें, इस बड़े लेवल पे करें कि वो ज्यादा ब्रॉडर पिक्चर को शो करें, क्योंकि हमारे यहाँ 140 करोड़ की जनसंख्या है,
जहाँ 40 करोड़ की जनसंख्या, वहां पर से अगर हम लोग ये कंपेयर करें कि वहां 1 लाख लोगों पे किया गया था सर्वे, सेम चीज यहाँ पर भी 1 लाख लोगों पे किया जाए तो फिर गलत हो जाएगा। यहाँ पर उस रेशियो में किया जाना चाहिए जिस रेशियो में वहां। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। लंबे समय में गरीबी हटाने का कौन सा तरीका ज्यादा टिकाऊ और सही है? तो हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ है। पहला, सिर्फ खाना और सीधे कैश ट्रांसफर देना, गलत। स्वास्थ्य, शिक्षा, स्किल डेवलपमेंट और सामाजिक समावेश के जरिए सशक्तिकरण, बिल्कुल सही। ठीक है, एम्पावरमेंट करने से जो हमारा पॉवर्टी है ना, अगर हम लोग लोगों को एम्पावर करते हैं, जैसे अभी क्या हो रहा है, बहुत सारे स्टेट्स में ऐसा हो रहा है कि पैसा एकदम मुफ्त में बांट दिया जा रहा है, फ्रीबीज का दौर चल रहा है। तो इससे क्या होगा कि क्षणिक के तौर पे तो वहां पर गरीबी कम दिखाई देगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में तो वहां पर गरीबी वहां पर बरकरार रहेगी। उसी पैसे को जो यहाँ पर इन्वेस्ट किए हैं, उसी को अगर हम लोग स्किल डेवलपमेंट में या फिर एम्पावरमेंट के लिए अलग अलग सेक्टर में अगर हम लोग डालते तो फिर ज्यादा अच्छा बेनिफिट मिलता। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हम लोग का राइट होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इनमें से कौन सी हाल की 2020 के बाद की चुनौती है जो गरीबी कम करने की रफ्तार को धीमा कर सकती है, भले ही नीतियां वही रहे। कोविड-19 में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, उसके बेस पे हम लोग देख रहे हैं। हमारे पास क्या क्या दिया, ग्लोबल इन्फ्लेशन एंड राइजिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग, ये बात तो सही है भाई। क्लाइमेट चेंज और खेती पर इसका असर, ये बात भी सही है। ग्लोबल अनिश्चितताओं के कारण आर्थिक मंदी, जैसे हम लोग का अलग अलग जगह पे वॉर चल रहा है, तो ये भी एक इशू है। तो ये तीनों ही इशू ऐसे हैं जो पोस्ट कोविड है, 2020 के बाद के इश्यूज हैं। तो ये तीनों ही हमारे ऑप्शन सही होंगे, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, गरीबी हेल्थ काउंट रेशियो, हेड काउंट रेशियो, पॉवर्टी हेड काउंट रेशियो क्या के बारे में पूछ रहा है। यह गरीबी रेखा से नीचे की आबादी के हिस्से को मापता है। दूसरा बोल रहा है, यह गरीब आबादी में गरीबी की गहराई और असमानता को दिखाता है। उसके बाद बोल रहा है, ये परचेसिंग पावर पैरिटी के लिए ऑटोमेटिकली एडजस्ट करता है। और चौथा बोल रहा है, यह सिर्फ शहरी गरीबी को दिखाता है। तो हमारा ये गलत हो जाएगा, पहला गलत, दूसरा गलत, हमारा तीसरा जो ट्रिपल पी मॉडल पे बेस्ड है। और जैसे कि मैं पहले बताया कि जो हेड काउंट मेथड है वो यूज किया जाता है निरपेक्ष गरीबी के मापन के लिए। तो आज का लास्ट क्वेश्चन, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, ठीक है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट के बारे में पूछ रहे हैं, पर फोकस करने वाले पॉलिसी मेकर के लिए सिर्फ हेड काउंट पॉवर्टी रेशियो के अलावा और कौन सा तरीका ज्यादा अच्छा हो सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी।